प्रिय भैया बहन, इससे पहले हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर परिसंचरण के बारे में, परिसंचरण में फिर हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा, और हार्ट के बाद आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स रुधिर। रुधिर, ब्लड, लहू, खून, ठीक है, इसको हम लोग इतने नाम से जानते हैं। रक्त, समझाई बात। अब ये है क्या? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक, तरल है, संयोजी है और ऊतक भी है। मतलब कि ये है हीमोग्लोबिन व प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। अब यानी कि जो रुधिर है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का है। अब इसमें पहला है रुधिर कणिकाएं, जिसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं या ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, और दूसरा है प्लाज्मा। रुधिर में जो रुधिर कणिकाएं हैं इनकी मात्रा 40 से 45% होती है, और जो प्लाज्मा है इनकी मात्रा 55 से 60% होती है। अब इसमें जो रुधिर कणिकाएं हैं इनके मुख्य 3 भाग हैं, जिसका नाम है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। 3 पार्ट में है। लाल रक्त कणिकाओं को हम शॉर्टकट में आरबीसीज भी बोलते हैं। आरबीसीज जो कि रेड ब्लड कार्पसेल्स कहलाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, ये वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहलाती है। और प्लेटलेट्स जो होता है ये प्लेटलेट्स ही होता है। अब जो आरबीसी होती है इसमें मेल में इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन होती है, और फीमेल में 45 से 50 लाख प्रति घन होती है। वहीं इसकी संख्या जो श्वेत रक्त है इसकी 6000 से 9000 लगभग 10 लिख दीजिए, लगभग 10,000 प्रति घन होती है। और यही प्लेटलेट जो होता है 150 से यानी कि 1500 से 40,000 MCL में होता है, जिसको हम 150 से 400 गुणे 10 के पावर 9 प्रति लीटर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका हम क्या कहते हैं दूसरा नाम। जैसे पहला नाम हो गया लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, और तीसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इसे, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जो होता है ये पूरे लाल रक्त कणिकाओं का 90% भाग होता है। कितने % भाग होता है? 90। यानी कि 40% का 90% भाग आरबीसी होता है। 9 चौक 36% भाग होता है। यानी कि 40% का 36% केवल आरबीसी ही होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, जो रंग इसका लाल होता है उसका मुख्य कारण है कि इसमें श्वसन वर्णक इसके साथ जुड़ा होता है, और श्वसन वर्णक को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है HB। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके HbO2 बना लेता है, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमारे आंतों के रसायनकों के द्वारा भोज्य पदार्थ का जो अवशोषण होता है, उस अवशोषण में उपस्थित पोषक तत्वों को और साथ ही साथ ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अर्थात लाल रक्त का विशेष कार्य है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का मुख्य कारण है कि इसमें श्वसनवर्धक हीमोग्लोबिन है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और भोजन यानी पोषक तत्वों को भी ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। साथ ही साथ CO2 को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का जो है ये मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है। और उसका अब तीसरा पॉइंट है कि अब इसका तीसरा पॉइंट कि इसका जीवन काल कितना होता है। इसका जीवन काल 120 से 127 दिन तक होता है। नॉर्मली हम 120 दिन ही कहते हैं। 120 से 127 दिन तक होता है, लेकिन नॉर्मली हम इसे 120 दिन ही कहते हैं। उसके बाद में फिर नई आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है। तीसरा पॉइंट इस पर है कि आरबीसी जो ह्यूमन का आरबीसी है, इसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये तस्तरी के आकार का होता है। ये किसके आकार का होता है? तस्तरी के आकार। अगर आरबीसी का कण आपको अगर देखने महसूस करना है तो ये एक टॉफी जो होती है उसी के आकार का होता है, लंदन डेयरी वाली टॉफी। ठीक है, उसमें बीच में ऐसे खाली टाइप का रहता है और इस तरीके से तस्तरी के जैसे संरचना बनाता है। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट से देखिए। इसमें लाल रक्त कणिकाएं पहला नाम, दूसरा आरबीसी पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनकी संख्या मेल में 50 से 55 लाख प्रति घन, फीमेल में 45 से 50 लाख प्रति घन लीटर। और इसका जूलॉजिकल नेम जो है एरिथ्रोसाइट्स है। और इसका रंग लाल है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अर्थात इसकी संख्या जो होती है लाल रक्त कणिकाओं के 40% का 36% होती है। और इसका जीवन काल 120 से 127 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, पोषक तत्वों को इन भागों तक पहुंचाना। इसकी संरचना तस्तरी के आकार की होती है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इतना आपको आरबीसी के बारे में जानना है। ठीक है, आरबीसी के बारे में इतना आपको जानना है। अब दूसरी चीजें हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WBCs बोलते हैं। WBCs व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को हम WBCs बोलते हैं। इसकी संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन होती है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है। ये क्या करता है? इसका बहुत ही मुख्य कार्य है। जो WBC होता है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। दैट मीन्स ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अर्थात बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। इसमें अब इसके भी भाग हैं। इसके 3 भाग हैं मुख्य रूप से। एक है, हाँ पहला 2 भाग है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है आग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये डमरू क्या कहते हैं, सबके स्ट्रक्चर भी है। तो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, और ये आग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है इसके मुख्य 3 भाग हैं। ग्रेनुलोसाइट के मुख्य 3 भाग हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये न्यूट्रिशन कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करता है, अर्थात इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इस्नोफिल्स एंटी एलर्जिक को सपोर्ट करता है, दैट मीन्स अगर इस्नोफिल बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए जुकाम बना रहता है। ठीक है। बेसोफिल्स जो होता है ये भी बेसिकली सपोर्ट करता है, अर्थात इसको आपको इसके जो है इसके बारे में विस्तृत आप लोग बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। इस न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स ये सब किसके भाग हैं? ग्रेनुलोसाइट्स के भाग हैं। दूसरा है आग्रेनुलोसाइट्स। आग्रेनुलोसाइट जो होता है इसमें मोनोसाइट्स होता है और लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स का केंद्रक बहुत बड़ा होता है और जो मोनोसाइट्स होता है इसका छोटा होता है। मोनोसाइट भी सपोर्टिव होता है, न्यूट्रिशंस के लिए बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होता है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत ही मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र दैट मीन्स इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, यानी कि ये क्या करता है, जब कोई जीवाणु हमारे बॉडी में अटैक करता है, सेल्स में अटैक करता है, तो ये उससे लड़ने की एंटी बनाने लगता है। और जो एंटी बनाने लगता है तो उस सेल्स को हम कहते हैं T4 लिम्फोसाइड, टेट्राआइडोथायरोनिन लिम्फोसाइड भी बोलते हैं, T4 लिम्फोसाइड भी कहते हैं। अर्थात बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम जो होता है ये लिम्फोसाइट पर डिपेंड करता है, और लिम्फोसाइट ये किसका भाग है? WBC का भाग है। अब उसके बाद में हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा भी एक प्रकार का तरल पदार्थ है, इसमें 90% जल होता है, पोषक कंपोनेंट होते हैं, जो कि इसका मुख्य कार्य है कि रुधिर की सांद्रता को बनाए रखने का कार्य है। अब उसके बाद में इसमें और एक बच रहा है, ये प्लेटलेट्स बच रहा है। प्लेटलेट्स हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब किसी को डेंगू हो जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं ऑलरेडी कि प्लेटलेट्स की कमी है, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। एज ए बेस ये जो फंक्शन करता है वो विटामिन के बेस पर फंक्शन करता है, क्योंकि विटामिन के सपोर्टिव होती है ब्लड क्लॉट में। यानी कि अब ये प्लेटलेट्स का जो नाम है उसका नाम है, इसका नाम क्या था? इरिथ्रोसाइट्स, और इसका व्हाइट ब्लड का नाम ल्यूकोसाइट्स, और इसका नाम थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स यानी तीनों नाम आप समझ सकते हैं। नंबर 1 इरिथ्रोसाइट्स, नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स और नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि तीनों आप आसानी से इसके समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये इतनी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। एक बार हम लोग और समझ लेते हैं समरी के रूप में। रुधिर तरल संयोजी ऊतक 100% का 40% भाग, रुधिर कणिका 60% भाग, प्लाज्मा। प्लाज्मा का मुख्य कार्य है रुधिर कणिकाओं की सांद्रता को बनाए रखने का काम करता है। इसमें 90% जल होता है। रुधिर कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी की संख्या मेल में 50 से 55 लाख पर क्यूबिक, फीमेल में 45 से 50 लाख पर क्यूबिक। डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 10000 प्रति घन पर क्यूबिक, और उसके बाद में प्लेटलेट्स यानी 400 × 10⁹ प्रति लीटर में होता है। उसके बाद में इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, और इसका जीवन काल
3 से 4 दिन होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। साथ ही साथ ये तस्तरी के आकार का होता है और इसका मुख्य कार्य है कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, पोषक तत्वों को बॉडी के इन भागों तक पहुंचाता है। इसका केंद्रक, इसकी सेल्स होती हैं आरबीसी की, उसमें केंद्रक नहीं होता है। स्वायत्त रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की, ग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और आग्रेनुलोसाइट। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट, नंबर 2 आग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसके 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट के 2 पार्ट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करता है। ठीक है, तो इतना एक समरी हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। अब उसके बाद में आप कार्ल लैंड स्टीनर के वर्क को समझेंगे। कार्ल लैंड स्टीनर, अब ये कार्ल लैंड स्टीनर का नाम किसी ने सुना होगा इसमें, जैसे विलियम हार्वे जो थे उन्होंने यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। कार्ल लैंड स्टीनर जो थे वो रुधिर वर्ग के बारे में बताए थे। रुधिर वर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रुधिर वर्ग क्या है और किसके आधार पर इसे बांटा गया है, ये सारी चीजें आपको हम अभी इसमें बताएंगे। ब्लड ग्रुप, देखिए इसमें ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग में जो रुधिर होता है उसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है जिसके आधार पर रुधिर वर्ग को बांटा गया है। और रुधिर वर्ग ये क्रम संख्या है। क्रम संख्या 1 2 3 4। ठीक है, इसी आधार पर इसे एक तालिका हम लोग बना लेंगे और उस तालिका में व्यवस्थित फिलअप कर देंगे। एक तालिका बनाएंगे, तालिका में व्यवस्थित हम फिलअप कर देंगे। अब इसमें जिसमें प्रतिजन भी रहता है, ऐसे मान लें रुधिर वर्ग ये, रुधिर वर्ग ये, और यहाँ पर तो रुधिर वर्ग ये में प्रतिजन क्या होता है ये, और प्रतिरक्षी भी ये होता है। रुधिर वर्ग बी, इसमें प्रतिजन क्या होता है बी होता है और प्रतिरक्षी भी बी होता है। और रुधिर वर्ग ये बी में क्या होता है, रुधिर वर्ग ये बी में प्रतिजन ये और बी दोनों होता है, लेकिन कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। अब इसमें वो में रुधिर वर्ग वो में कोई प्रतिजन नहीं होता है, लेकिन प्रतिरक्षी ये और बी होती है। ठीक है,
ये और बी होती है। अब इसमें देखा जाए तो कौन किससे रुधिर दे सकता है। देखिए इसमें कोई प्रतिरक्षी ना होने के कारण, कोई प्रतिरक्षी ना होने के कारण इसमें, जैसे ये है, इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं है, इसलिए ये सबका रुधिर ले सकता है। सबका रुधिर क्या कर सकता है? ले सकता है। इसका एक चार्ट हम लोग और बनाएंगे। छोटा सा चार्ट है ये, 1 मिनट का आपका इसमें भी बन जाएगा। इसमें ये बी, ये बी और वो, ठीक है, ये भी है, ये बी, ये बी और वो। अब वो बताइए किसको किसको रुधिर दे सकता है? वो रुधिर दे सकता है, अब यहां पर हम दाता लिख दें और यहां पर ग्राही लिख दें, तो रुधिर ये को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है और वो को भी दे सकता है। और ये भी किसको रुधिर दे सकता है? ये भी किसको रुधिर दे सकता है? ये बी को रुधिर दे सकता है। और बी किसको दे सकता है? बी को रुधिर दे सकता है। और ये बी को रुधिर दे सकता है। और ये किसको रुधिर दे सकता है? ये को भी दे सकता है और ये बी को भी दे सकता है। समझे बात? अब देखेंगे तो यहां पर सर्वदाता, सबसे ज्यादा तीर किसकी तरफ से गई हैं? वो की तरफ से गई हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वदाता, मतलब बहुत बड़ा दाता है ये, ठीक है। और सबसे ज्यादा तीर किसकी तरफ इधर आई हैं? ये भी की तरफ। ये सब आप लोग को ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा जल्दी, इसलिए समझ लीजिए। और ये भी को देखेंगे सबसे ज्यादा तीर किसकी तरफ आई हैं? ये भी की तरफ, इसलिए क्या है? सर्वग्राही है। यानी कि अब आप लोग जानते होंगे कि रुधिर बैंक भी होता है, ठीक है। यानी कि तो इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कौन किसको रुधिर दे सकता है, कौन किसका रुधिर ले सकता है। यह आपको तीर के माध्यम से दाता और ग्राही में ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।